आज हम लोग उत्पादन के साधन के बारे में जानेंगे और उत्पादन की परिभाषा को भी देखेंगे। तो उत्पादन की परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। उत्पादन जो है, उत्पादन का सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग यही समझते हैं कि उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु का निर्माण करना, जबकि विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि व्यक्ति न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न उसका विनाश कर सकता है। तो निर्माण और विनाश की बात, वस्तु के निर्माण और विनाश की बात तो यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उत्पादन जब होता है तो उत्पादन में किसी न किसी चीज का निर्माण तो होता है। अब निर्माण किसका होता है? तो उत्पादन जो है उसमें हम वस्तु की उपयोगिता का निर्माण करते हैं। मैंने वस्तु का निर्माण नहीं करते, लेकिन वस्तु की उपयोगिता का निर्माण करते हैं। मतलब वस्तु को हम पहले से ज्यादा उपयोगी बनाते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु के रूप अथवा गुण में परिवर्तन करके उसे अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। यानी उत्पादन में वस्तु की उपयोगिता का निर्माण होगा। अब वस्तु जो है पहले से जिस रूप में है उसके रूप और गुण में परिवर्तन करके हम पहले से ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। जैसे एक सूखी लकड़ी अगर किसी सड़क के किनारे पड़ी है तो वो लकड़ी के रूप में है। अगर कोई बढ़ई उस लकड़ी को लाया और लकड़ी के रूप में परिवर्तन करके उसे बेंच बना दिया, रूप में परिवर्तन करके उसे चौकी बना दिया, रूप में परिवर्तन करके उसे कुर्सी बना दिया या मेज बना दिया, तो वो वस्तु पहले से ज्यादा उपयोगी हो जाती है। और वही लकड़ी के रूप में परिवर्तन करके कुर्सी, बेंच, मेज, टेबल, इन सब का रूप देना वस्तु का उत्पादन कहलाता है। ठीक है। तो सड़क के किनारे पड़ी लकड़ी से बेंच, पलंग, चौकी, कुर्सी, मेज, ये सब जो बना दिया गया रूप में परिवर्तन करके, तो इसे हम वस्तु का उत्पादन मानेंगे। ठीक है। तो उत्पादन जो है उसमें वस्तु के रूप में परिवर्तन करके हम उस वस्तु को पहले से ज्यादा उपयोगी बनाते हैं, यानी वस्तु की उपयोगिता का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन जो है उसमें वस्तु की उपयोगिता का निर्माण होता है, वस्तु की उपयोगिता का सृजन होता है। तो एक लाइन में अगर पूछा जाए कि उत्पादन क्या है, तो हम सीधे कहेंगे कि उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना या उपयोगिता का निर्माण करना। ठीक है। तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अब हम ये जान लेंगे कि उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों के सहयोग से हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो उत्पादन के जो है 5 साधन है। यहां आपको दिख रहे हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के 5 साधन है। 5 साधन है। पहला भूमि है, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा संगठन या व्यवस्था और 5वां साधन है साहस या उद्यम। अब ये 5 साधन हैं। पांचों साधन हमें कहां से प्राप्त होते हैं और उन साधनों के उत्पादन में योगदान के बदले क्या प्राप्त होता है, साधन को क्या प्राप्त होता है, इसकी सूची आप यहां देख रहे हैं। इसको याद कर लेना जरूरी है। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि हमें कहां से प्राप्त होगी, तो भूमिपति से प्राप्त होगी और भूमि की सेवा के बदले में भूमि को लगान मिलेगा, भूमिपति को लगान मिलेगा। पूंजी हमें पूंजीपति से प्राप्त होगी और पूंजी की सेवा के बदले इसे ब्याज मिलेगा। श्रम हम मजदूर करेगा और मजदूर को उत्पादन में योगदान के बदले मजदूरी की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार संगठन या व्यवस्था का काम संगठनकर्ता या व्यवस्थापक करेगा और बदले में वेतन पाएगा। और अंतिम साधन जो है साहस या उद्यम, यह काम साहसी या उद्यमी करेगा और बदले में लाभ या हानि की प्राप्ति करेगा। तो ये उत्पादन के 5 साधनों का संक्षिप्त विवरण हुआ। अब हम लोग एक एक साधन पर बारी बारी से चर्चा कर लेंगे कि उत्पादन के 5 साधन क्या क्या है और उत्पादन में उनकी क्या भूमिका है। जैसे पहला साधन है, उत्पादन का सबसे पहला साधन है भूमि। उत्पादन किसी भी चीज का करना हो भूमि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन आकाश में और हवा में होगा नहीं। उत्पादन के लिए कोई फैक्ट्री लगानी हो तो जमीन पर ही लगेगा। तो उत्पादन कार्य के लिए सबसे जरूरी साधन जो है वो भूमि है। अब भूमि में भी भूमि का अर्थ लोग ये समझते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ जमीन की ऊपरी सतह से लगाया जाता है।
जबकि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में भूमि का व्यापक अर्थ है। अर्थशास्त्र में भूमि के अंतर्गत जमीन की ऊपरी सतह के साथ साथ प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं शामिल की जाती हैं। यानी वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो हमें प्रकृति से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, निःशुल्क मिली हुई है। जैसे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, झरना है, झील है, नदी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये सारी चीजें भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं अर्थशास्त्र में। तो भूमि की ऊपरी सतह के साथ साथ प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं जो है भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। उत्पादन के लिए हमें भूमि की नितांत आवश्यकता है और भूमि जो है वो हमें भूमिपति से प्राप्त होती है। जहां हमें उत्पादन करना होता है वहां किसी से जमीन ले लेते हैं किराए पर और उसमें उत्पादन का कार्य हम शुरू कर सकते हैं। तो उत्पादन के कार्य के लिए भूमि जो है उत्पादन का साधन, इसकी प्राप्ति हम भूमिपति से करते हैं। और चूंकि भूमिपति अपना भूमि दे रहा है उत्पादन कार्य के लिए, तो उत्पादन कार्य में भूमि के योगदान के बदले भूमिपति को जो पारिश्रमिक मिलता है उसको हम लगान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भूमि हमें भूमिपति से प्राप्त होती है और इसकी सेवाओं के बदले भूमिपति को लगान की प्राप्ति होती है। अब 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि भूमि की सेवाओं के बदले भूमिपति को क्या मिलता है? तो आंसर होगा भूमि की सेवाओं के बदले भूमिपति को मिलता है लगान। ठीक है, दूसरा साधन है आपका पूंजी। अब पूंजी जो है वो भी उत्पादन के लिए उतना ही जरूरी है जितना भूमि जरूरी है। पूंजी शब्द को सुनते ही लोग साधारण शब्दों में इसका अर्थ बता देते हैं, समझ लेते हैं कि पूंजी का मतलब है रुपया पैसा। जबकि अर्थशास्त्र की भाषा में पूंजी के अंतर्गत सिर्फ रुपया पैसा को शामिल नहीं किया जाता। पूंजी कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पूंजी कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं। पूंजी की परिभाषा अगर देखें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजी धन का वह भाग है जिसका प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपया मेरा धन है लेकिन पूंजी नहीं है। अब उस 5 लाख रुपए में से अगर 1 लाख रुपया लगा करके हम कोई दुकान खोल दें तो 1 लाख रुपया हमारी पूंजी कहलाएगी, क्योंकि वो 1 लाख रुपया जिसका प्रयोग करके हम दुकान खोले हैं वो 1 लाख रुपया और अधिक धन कमाने के लिए हमने प्रयोग किया। तो पूंजी रुपया पैसा भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है। किसान अपने हल से खेत जोत कर रुपया कमाता है, धन कमाता है, धन अर्जित करता है, तो किसान का हल जो है ना वो भी पूंजी है। किसान का हल पूंजी है, उसका एक जोड़ी बैल भी पूंजी है, गायक की गायकी भी पूंजी है। अगर 4 घंटा कहीं गीत गा करके वो धन अर्जन करता है तो गायक की गायकी भी पूंजी है, शिक्षक के पढ़ाने का कौशल भी उसकी पूंजी है। तो पूंजी सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, बल्कि रुपया पैसा के साथ साथ वो सभी चीजें पूंजी में शामिल की जाती हैं जिसका प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं। तो पूंजी जो है, कोई उत्पादन कार्य करने के लिए अगर हमें धन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी हम प्राप्त करते हैं पूंजीपति से। अब पूंजीपति से पूंजी प्राप्त करते हैं तो उसकी सेवाओं के बदले पूंजीपति को हम ब्याज देते हैं। उत्पादन में योगदान के बदले पूंजीपति को पूंजी की सेवाओं के बदले ब्याज की प्राप्ति होती है। पूंजी धन का वह भाग है जिससे हम और अधिक पूंजी धन का वह भाग है जिससे और अधिक धन उपार्जन किया जा सके। तो पूंजी जो है वो उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है और वो हमें पूंजीपति से प्राप्त होती है। पूंजी की सेवाओं के बदले हम पूंजीपति को ब्याज देते हैं। दूसरा साधन कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं तीसरे साधन में। उत्पादन का जो तीसरा साधन है श्रम। श्रम जो है वो उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। अगर श्रम न हो तो उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि श्रम ही उत्पादन के निष्क्रिय साधनों को सक्रिय बनाने का काम करता है। भूमि भी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, पूंजी भी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है।
मनुष्य जो है, श्रम जो है, मजदूर जो है, वही सक्रिय साधन है जो उत्पादन के निष्क्रिय साधनों को सक्रिय बनाने का काम करता है। ठीक है, तो श्रम जो है, श्रम करने का काम मजदूर करता है और उसकी सेवाओं के बदले मजदूर को मजदूरी की प्राप्ति होती है। तो अगर यह पूछा जाए कि श्रम की सेवाओं के बदले मजदूर को क्या मिलता है, उत्पादन में श्रम के योगदान के बदले किस चीज की प्राप्ति होती है, तो हम कहेंगे कि उत्पादन में श्रम के योगदान के बदले पारिश्रमिक यानी मजदूरी की प्राप्ति होती है। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा साधन हम देख लेते हैं। उत्पादन का चौथा साधन है संगठन या व्यवस्था। उत्पादन में संगठन या व्यवस्था की बड़ी भूमिका होती है। संगठन का काम जो करता है उसको संगठनकर्ता कहते हैं या व्यवस्थापक कहते हैं। अब व्यवस्थापक का काम है कि उत्पादन के सभी साधनों को व्यवस्थित करके इस प्रकार उत्पादन कार्य में लगाना ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो संगठनकर्ता या उत्पादक यह दिमाग लगाता है कि उत्पादन के किस साधन का कितना प्रयोग किया जाए और किस वस्तु का उत्पादन किया जाए ताकि कंपनी मालिक को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो संगठनकर्ता या व्यवस्थापक का मुख्य कार्य जो है वो है उत्पादन के सभी साधनों को इकट्ठा करके इस प्रकार उत्पादन कार्य में लगाना कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की प्राप्ति हो सके। और इस कार्य के बदले, इस दिमाग खर्च करने के बदले संगठनकर्ता या व्यवस्थापक जो होता है उसको वेतन की प्राप्ति होती है। तो संगठनकर्ता या व्यवस्थापक का पारिश्रमिक जो है वो वेतन कहलाता है। चौथा साधन हो गया। अब पांचवा साधन हम लोग देख लेते हैं। उत्पादन का पांचवा साधन है साहस या उद्यम। अब उत्पादन कार्य जो है, उत्पादन कार्य बड़ा जोखिम भरा होता है। उत्पादन लाभ के लिए ही किया जाता है, लेकिन कई ऐसे कारक हैं जिसके चलते लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है फिर भी नुकसान हो सकता है। इसलिए उत्पादन का कार्य जो है वो जोखिम भरा हो जाता है। तो यह जोखिम उठाने का काम जो व्यक्ति करता है उत्पादन कार्य में, उस व्यक्ति को हम साहसी कहते हैं या उद्यमी कहते हैं। तो उद्यमी या साहसी का काम है जोखिम वहन करना, जोखिम उठाना, मतलब रिस्क कवर करना। क्योंकि उत्पादन में अगर किसी भी कारण से नुकसान होगा तो नुकसान होने की स्थिति में न तो भूमिपति अपना लगान छोड़ेगा, न पूंजीपति अपना ब्याज छोड़ेगा, न मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ेगा, न संगठनकर्ता अपना वेतन छोड़ेगा। तो इस स्थिति में जो साहसी व्यक्ति होगा वही अपने पास से इन सभी के पारिश्रमिक का भुगतान करेगा। इसलिए उत्पादन का कार्य जोखिम भरा है। तो यह जोखिम वहन करने का काम उत्पादन में जो करता है उस व्यक्ति को हम साहसी के नाम से जानते हैं या उसको हम उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी या साहसी व्यक्ति को उत्पादन में योगदान देने के बदले लाभ या हानि की प्राप्ति होती है। अगर लाभ होगा तो साहसी के घर जाएगा और बदले में अगर नुकसान हुआ तो वो भी साहसी अपने पास से भरेगा। तो ये थे उत्पादन के 5 साधन जिनके बारे में हम लोग आज जाने। धन्यवाद।